गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा था बच्चों? हमारा चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। उनका एलिमिनेशन कैसे होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली हम लोग पढ़ रहे थे। उसके थ्रू हम बॉडी के से क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है तो नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं बच्चों? यूरिया, ठीक है, मेनली यूरिया। तो वो यूरिया कैसे बाहर निकल रहा है बच्चों? यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो अब हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो प्रोसेस कौन सी है? यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेसेस। यूरिन फॉर्मेशन में मेन 3 प्रोसेसेस आती हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोल भी सकते हैं इसको, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 हम यहाँ पे टर्म्स पढ़ रहे हैं। यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस बच्चों में बता रही हूँ, अगेन बता रही हूँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब आप कहोगे मैम कि ये आप क्यों बोल रहे हैं कि फिल्ट्रेशन है, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और फिर सिक्रीशन हो रहा है। बच्चों मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बात बताई कि यहाँ से जो एफरेंट आर्ट्रियोल आती है वो थिक होती है, ठीक है, बट जो इफरेंट आर्ट्रियोल आती है वो थिक होती है, बट जो एफरेंट आर्ट्रियोल बाहर जा रही है वो थिन होती है। तो एक तो ये रीजन होता है कि एक थिक होती है दूसरी थिन होती है, तो वो उसमें एक प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर क्रिएट करने के कारण प्लाज्मा का जितना भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा फिल्टर होके कहाँ आ जाता है? इस बॉमन कैप्सूल में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो बॉमन कैप्सूल होती है इसकी जो वॉल होती है, ग्लोमेरुलस की जो वॉल होती है, कैपिलरीज की इसकी, और इनके बीच का जो स्पेस है, ये जो 3 वॉल होती है इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू दीज पोर्स क्या होता है, जितना भी प्लाज्मा में मटेरियल है वो सारा फिल्टर होके कहाँ आ गया? बॉमन कैप्सूल में आ जाता है। इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन बच्चों मैंने 3 आपको वहाँ पे बताए थे, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ये 3 नहीं आते, बाकी सारा मटेरियल, और ब्लड सेल्स वो भी नहीं आती है। बाकी सारा प्लाज्मा की बात करें ना, प्लाज्मा का मटेरियल जो है वो कहाँ जाता है? बॉमन कैप्सूल में आ जाता है। अब बच्चों मैं आपको बोल रही हूँ ये इसके बाद वाला पोर्शन रीनल ट्यूब्यूल्स है, तो ये यूरिन फॉर्मेशन कर रहा है, तो प्लाज्मा से जितना भी मटेरियल वो सब यहाँ आ गया, तो सारा का सारा थोड़ी ना हम एज ए यूरिन डिस्चार्ज करेंगे। इसीलिए यहाँ पे क्योंकि प्रेशर क्रिएट हुआ था इसलिए सारा का सारा छन के यहाँ आ गया था, ठीक है, फिल्टर होके यहाँ आ गया था। बट अब क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी आयंस जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे के सारे इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, मैंने आपको कल एक बात ये भी बताई थी बच्चों लास्ट लेक्चर में, कि यहाँ से जो निकल रही हैं ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूलेंट ट्यूब्यूल्स, हेनले लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूलेंट ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ ऐसे एक रैप बना के चलती हैं। वो रैप जो होता है वो क्यों बना के चल रही हैं? उसका रीजन ही यही होता है कि ये यहाँ से लेकर जब डिस्टल तक पहुँचता है तब तक जितना भी मटीरियल, न्यूट्रिएंट्स, आयंस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब होके कहाँ आ जाते हैं? ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा समझ में आया? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं। कुछ क्वांटिटी में नाइट्रोजनस वेस्ट भी इनके साथ साथ ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, तो इनका सिक्रीशन ब्लड वेसल्स किसमें करती है? ट्यूब्यूल्स में। तो थर्ड स्टेप जो सिक्रीशन है वो ये हुआ। वापस बता रही हूँ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब बच्चों मैंने बताया कि जितना भी वो होता है मटेरियल वो सारा का सारा छन के किस में आ गया? बॉमन कैप्सूल में। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को हम यूरिन के थ्रू डिस्कार्ड नहीं कर सकते, इसीलिए रीनल ट्यूब्यूल्स से ब्लड वेसल्स में, रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स, आयंस होते हैं वो सारे के सारे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट और आयंस जो बॉडी से बाहर निकालने हैं वो सारे के सारे ब्लड वेसल से रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, और वो यूरिन जो होता है वो बॉडी से बाहर डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी यूरिन फॉर्मेशन। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि किस पार्ट में, नेफ्रॉन के किस पार्ट में क्या वर्क हो रहा है, वो सारा हम 1 बाय 1 यहाँ पे पढ़ेंगे। रोल ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन इन यूरिन फॉर्मेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक बार मैंने पूरा प्रोसेस तुम्हें थोड़ा सा बताया, आइडिया दिया है, अब मैं बता रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करी बच्चों मैंने मेलपिगियन कार्पसेल्स की।
द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अल्ट्राफिल्ट्रेशन अकर फ्रॉम द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इनटू द ल्यूमेन ऑफ बॉम्बेन कैप्सूल। ठीक है, अभी मैंने आपको बात बोली फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो है फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बॉम्बेन कैप्सूल होता है, ये बात मैंने अभी आपको क्लियर कर दी है। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल जो स्टार्टिंग पार्ट होता है बोमन कैप्सूल के बाद का renal tubules का, that is known as proximal convolute tubules. In this segment nearly 70 to 80% of the electrolytes and water are reabsorbed. थोड़ा सा ये हमें याद ही रखना है, मैंने कहा जितने भी न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में और वाटर, वो सारा का सारा रीअब्जॉर्ब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में हो जाता है। पीसीटी हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो रीअब्जॉर्प्शन तो उसने किसका किया, जितने भी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स थे और वाटर थे उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। उसके अलावा उसके पास जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट थे और हाइड्रोजन आयंस थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, सिक्रीट कर दिया, किसमें, रीनल सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन। ये यहाँ पे ये बताना चाह रहा है पीएच और आयनिक बैलेंस को बनाने के लिए सेलेक्टिव सिक्रीशन यानी हाइड्रोजन आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन, ये तो ब्लड वेसल्स से किस में आए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स में आए, और बाकी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो थे वो किस में आए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल्स से किस में आए, ब्लड वेसल्स में आए। ये यहाँ पे ये बात कह रहा है, पोटेशियम इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर आए एंड बाय एब्जॉर्बिंग बाइकार्बोनेट आयन। ये जब इधर आए तो बाइकार्बोनेट आयन बाहर गए। देखो बच्चों यहाँ ये दिखा रखा है, देखो इसने क्या कहा आपको कि हाइड्रोजन आयन, पोटास आयन और अमोनिया आयन ये सारे के सारे तो ब्लड वेसल से किस में जा रहे हैं, रीनल ट्यूब्यूल में जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या चल रही है, ब्लड वेसल चल रही है, ध्यान रखना। फिर इसके एवज में हमने बाइकार्बोनेट जो है वो किस में भेजे, ब्लड वेसल्स में भेजे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लियर हो गई हमें बात। नेक्स्ट आते हैं हेनले लूप की। दिस सेगमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेगमेंट ये वाला जो होता है ये हाई ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, किसमें, ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मेडुलरी मैंने आपको कॉर्टेक्स, इसके किडनी के दो पार्ट बताए थे, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला में जो लिक्विड भरा हुआ है ये उसकी बात कर रहा है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर। अब यहाँ पे देखो तीन कंडीशन हमें ध्यान रखनी है। जैसे ही क्या होता है, जितना भी फिल्ट्रेट होता है यहाँ पर आता है तो ये जो डिसेंडिंग लूप होती है, क्योंकि अभी तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक ही रहता है। ठीक है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, उसके अंदर वाटर भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर जो होता है वो अपने पास की ब्लड वेसल्स में, इसके पास यहाँ पे ब्लड वेसल्स को इसने नहीं बनाया है तुम्हें समझाने के लिए कि तुम कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स में क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है, स्टार्टिंग में आइसोटोनिक है, ब्लड है ना निकलता चला जाएगा, तो धीरे 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 ये क्या होता जाएगा, जैसे यहाँ नीचे की तरफ पहुँचेगा हाइपोटोनिक होगा या हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि हाइपोटोनिक का मतलब तो वो होता है, मैंने स्टार्टिंग से तुम्हें यहाँ पे बताया, यहाँ पे तो सारा हमें जो करना था 60 से 70% वाटर को यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब जो सॉल्यूशन नीचे आया वो सॉल्यूशन में भी वाटर कंटेंट ज़्यादा था। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर जो होता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, दैट मीन्स ब्लड वेसल्स में जाता है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जा रहा है वैसे वैसे ब्लड यहाँ पे आ रहा है, किसमें, ब्लड वेसल्स में आ रहा है, ब्लड नहीं वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स में आ रहे हैं। ठीक है, और ये जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच चुका है, ब्लड वेसल में, तो वो जो फिल्ट्रेट होता है, क्योंकि उसमें आप वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, कम होने के कारण जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है। हाइपरटोनिक का मतलब अब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत सारे हैं और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कम है। अब वापस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ NaCl। यहाँ भी NaCl के फॉर्म में हमने निकाला। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स निकले थे बाहर, यहाँ NaCl की फॉर्म में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया, वाटर नहीं निकलता है यहाँ से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि डिसेंडिंग लूप में जब ये रन कर रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल ब्लड वेसल्स में आ रहा है, और असेंडिंग लूप में जब ये रन कर रहा है तो NaCl जो होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, वाटर नहीं जाता। अब जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा, अगेन जो होता है, जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पहुँच जाता है, आइसोटोनिक फॉर्म में पहुँच जाता है। इस फॉर्म में जितने भी लास्ट में जो चीज़ हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल में है वही चीज़ हमारी डिस्टल में होती है। बचे हुए जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो तो ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। ठीक है, और जितने भी बचे हुए नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, दैट मीन्स पोटास,
हाइड्रोजन आयन, अमोनिया आयन, उनका सिक्रीशन ये जो होती है ब्लड वेसल्स वो किस में कर देती है, डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल में कर देती है। दोनों स्टेप साथ साथ बता रही हूँ मैं बच्चों, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन इन दोनों में बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा रीएब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पे कंटेंट कम रीएब्जॉर्ब होते हैं। ऐसे ही सिक्रीशन का मैंने आपको बताया कि कुछ क्वांटिटी में ब्लड वेसल्स आयंस का और नाइट्रोजिनस वेस्ट का सिक्रीशन किस में कर देती है, रीनल ट्यूब्यूल्स में कर देती है, और कुछ जो होती है वो यहाँ पे कर देती है। ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद जितना भी फ्लूइड होता है वो यहाँ पर आता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट का क्या काम होता है कि जितना भी एक्सेस वाटर अभी भी यूरिन में बच गया है उसका रीअब्जॉर्प्शन कर लेना, और उसके बाद अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट। मैंने तुम्हें कल एक बात ये भी बताई थी बच्चों, अलग अलग इसमें बहुत सारी क्वांटिटी में, एक की क्वांटिटी नहीं होती है, यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला है तुम्हें कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन यहाँ से काफ़ी सारी नेफ्रॉन होती हैं, ठीक है। ये सारी की कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे बाहर की तरफ इसमें मेडुला वाले रीजन में खुल रही हैं और कंबाइंड हो जाती हैं, और कंबाइंड होने के बाद इक्वल होके इस पोर्शन में यूरिन का सिक्रीशन करती हैं, और ये यूरिन पल्विस से होता हुआ किस में चला जाता है, यूरेटर में चला जाता है, और यूरेटर के थ्रू वो कहाँ पहुँचता है, यूरिनरी ब्लेडर में, जहाँ पे उसे स्टोर कर देते हैं, और वो सिग्नल्स जो होते हैं ब्रेन तक जाते हैं, और ब्रेन जो में हमें सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि हमें यूरिन डिस्चार्ज करना है। यहाँ पे मसल्स वॉलेंट्री होती हैं, जब हमारी इच्छा होती है तब हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, बट स्टिल हमें पता चलता रहता है कि हमें यूरिन डिस्चार्ज करना है। तो ये बात हमारी थोड़ी सी समझ में आई है। ये किसके थ्रू यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, मेनली 3 प्रोसेस मैंने बच्चों आपको बताई, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन केवल किस किस के बीच में हो रहा है, ग्लोमेरुलस, फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू बोमन कैप्सूल के बीच में। बाकी जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल, हेनले लूप और डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल हैं इन और कलेक्टिंग डक्ट हैं, इन सब में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन किस में हो रहा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल में हो रहा है। इसकी जो हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म में मैक्सिमम वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और असेंडिंग आर्म जो होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, और बचे हुए न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, और बचे हुए नाइट्रोजनस वेस्ट और आयंस जो होते हैं उनका सिक्रीशन किस में कर दिया जाता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में कर दिया जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार ये रीड करके भी बता देती हूँ। द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल टू वाटर, वो वाटर के लिए परमेबल होती है, एंड इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमेबल होती है। सो फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक एंड कंसंट्रेटेड। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आता जाएगा, क्योंकि उससे वाटर कंटेंट कम होते चले जाएंगे, तो फिल्ट्रेट जो होता है वो हाइपरटोनिक हो जाता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, जस्ट उल्टा, वो वाटर के लिए इम्परमेबल हो जाती है और NaCl के लिए परमेबल हो जाती है। सो फिल्ट्रेट बिकम हाइपोटोनिक, अगेन वो क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक और डाइल्यूटेड हो जाता है। डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी। मैंने कहा था जितने भी बचे हुए NaCl और KCl होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, DCT ऑल्सो रीअब्जॉर्ब बाइकार्बोनेट आयंस एंड सिक्रीट, आ गया, उसको भी कर रहा है रीअब्जॉर्ब, और सिक्रीशन किसका कर रहा है, अमोनिया, हाइड्रोजन, पोटास आयन इनटू द फिल्ट्रेट। Thus it maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. Collecting duct, large amount of water could be reabsorbed from this region. मैंने बोला था कलेक्टिंग डक्ट में केवल और केवल किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का होता है। दिस सेगमेंट ऑल्सो अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन द ऑस्मोलरिटी। ये क्लियर हुआ बच्चों हमें पूरा कि अलग अलग पार्ट का अलग अलग क्या काम होता है। इट ऑल्सो प्ले अ रोल, कलेक्टिंग डक्ट यही बात कर रहे हैं, मेंटेनिंग pH एंड आयनिंग बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिवली सिक्रीशन ऑफ, कुछ सिक्रीशन ये भी करती है, ठीक है, K+ और H+ आयंस। ठीक है, तो ये हमें कंप्लीट समझ में आया। अब जब हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो एक मैकेनिज्म और आती है बच्चों, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म का मतलब क्या है बच्चों, वही जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने आपको कहा कि जब हम डिसेंडिंग आर्म की तरफ आते हैं तो डिसेंडिंग आर्म में क्योंकि जो सॉल्यूशन है स्टार्टिंग में हाइपोटोनिक होता है, डेट मीन्स उसमें इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं, तो उस समय उसका जो ऑस्मोलरिटी है वो कितनी है, 300 होती है। ये हमें ध्यान रखना है। तो 300 से
जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वाटर कंटेंट जो होता है वो ब्लड वेसल्स में जाता जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इसकी ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाती है, 1200 के आसपास हो जाती है। इसका जस्ट उल्टा हम किस में देख रहे हैं, इसका जस्ट उल्टा डिसेंडिंग आर्म का जस्ट उल्टा हम असेंडिंग आर्म में देख रहे हैं। असेंडिंग आर्म में क्या होता है कि नीचे ऑस्मोलरिटी 1200 है, बट अब ये क्या है, वाटर के लिए तो इम्परमेबल होगी और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल हो गई। तो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स सब बाहर निकलने लग जाते हैं यहाँ से, तो ऑस्मोलरिटी वापस धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है और डिक्रीज होने से अगेन क्या हो जाती है, 300 हो जाती है। तो क्योंकि ये प्रोसेस जो होते हैं साथ साथ चलते हैं, इसलिए से क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। अगेन समझाती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना। मैंने कहा जैसे ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नीचे की तरफ आया, तो जो इसकी डिसेंडिंग आर्म थी, क्योंकि अभी इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, मिनरल्स कम है, तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी 300 के आसपास है। बट जैसे जैसे मैंने कहा ये वाली आर्म जो होती है वाटर के लिए तो परमेबल पर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमेबल होती है। तो जैसे जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है फिल्ट्रेट, वैसे वैसे वाटर जो है वो ब्लड वेसल्स में जा रहा है और इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ती चली जा रही है, जो मैक्सिमम 1200 तक हो जाती है। बट जस्ट इसके उल्टा असेंडिंग आर्म में क्या होता है, असेंडिंग आर्म क्योंकि अब इसमें किसकी इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी तो बढ़ गई है और वाटर कंटेंट कम हो गया है, तो अभी वाटर के लिए तो इम्परमेबल हो जाती है आर्म और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल हो जाती है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स इससे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और ऑस्मोलरिटी धीरे धीरे घट के अगेन 300 पर आ जाती है। दोनों अपोजिट हैं, इसलिए मैंने इसे क्या बोला, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला। देखो बच्चों, द लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, मैंने आप लोग को ये लाइन बोली भी थी कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल होती है साथ में उसे वासा रेक्टा नाम देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको बताया काउंटर करंट मैकेनिज्म का। आप सबके पास एनसीईआरटी बुक है, एक बार उससे पूरा रीड करना, मैंने बहुत अच्छे से इसको आपको क्लियर किया है। अभी नेक्स्ट आते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन हम कैसे कर रहे हैं किडनी के फंक्शन का, द फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक। वहाँ पे क्योंकि मैंने हार्ट पढ़ाया तो हार्ट का बताया था कंट्रोल वो खुद करता है, उसे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट यहाँ पर किडनी जो फंक्शन कर रही है इसका जो होता है रेगुलेशन हार्मोन्स के थ्रू होता है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि किडनी के ऊपर की तरफ एड्रिनल ग्लैंड होती है जो क्या कर रही है, इसको कंट्रोल करने का काम करती है। फीडबैक मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व द हाइपोथैलेमस, जस्ट्रा, ग्लोमेरुलस अपरेटस एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंड ऑफ वॉल ऑफ आर्टिया ऑफ हार्ट, ये सब मिल के क्या करते हैं, किडनी का रेगुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसे इसको कर रहा है, कोरिलेट इसको कैसे फंक्शन कर रहा है इसका, व्हेन देयर इज अ चेंज इन osmolarity and volume of blood, the body fluid the osmoreceptor are stimulate which stimulate the hypothalamus। जैसे ही थोड़ी सी osmolarity चेंज हुई तो जो किडनी में ऑस्मोरेसेप्टर थे उन्होंने सिग्नल्स को कहाँ पहुंचा दिया, हाइपोथैलेमस ने। तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, दिस हार्मोन इज नॉन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जैसे ही वहाँ पे सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये क्या करता है, ADS सिग्नल द डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट टू रीअब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। वही मैंने कहा आपको कि वाटर कंटेंट ब्लड में कम है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं वो ऑस्मोरिसेप्टर्स सिग्नल्स को कहाँ भेज देते हैं, हाइपोथैलेमस, जो कि आपके ब्रेन के में होता है। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन नीचे आता है, आने के बाद जो उसका डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है वहाँ जाके ये वर्क करता है। तो डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट जितना भी वाटर बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है यूरिन से। आपको ध्यान होगा बच्चों, जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो यूरिन डिस्चार्ज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बट स्टिल अब ठंड है, जैसे विंटर का है टाइम, तो हम लोग वाटर कम पीते हैं, तो हमारा जो यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। कंसनट्रेटेड होने का रीजन वही होता है कि जब हमने कम पानी पिया, बॉडी को तो नीड है वाटर की, तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमने पानी पिया, कम पानी पिया, तो वो जो नीड होती है वो किससे ले लेती है, यूरिन में जितना वाटर की कंसंट्रेशन को कम करके। ठीक है, reabsorb water from the filtrate by increasing the permeability of their wall to water and thereby prevent diuresis। diuresis को prevent करती है, diuresis का मतलब बार बार यूरिन डिस्चार्ज करना। This increase in blood volume can switch off the osmoreceptors। जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है ऑस्मोरेसेप्टर सिग्नल्स भेजना बंद कर देते हैं, बंद करने से सप्रेस वो जो होता है ADH हार्मोन जो होता है अपने आप सप्रेस हो जाता है।
ठीक है। तो फर्स्ट हो गया बाय हाइपोथैलेमस, और बता रहा है ये एडीएच एंड वैसोप्रेसिन आल्सो कॉज कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, दिस इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड द जीएफआर। ठीक है, वैसोप्रेसिन का एक काम और होता है कि वो हार्ट रेट बढ़ा देता है। ये हार्ट रेट बढ़ते ही वहाँ से पंपिंग तेज होती है, पंपिंग जैसी ही तेज होती है किडनी में फिल्ट्रेशन जो होता है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट बढ़ जाती है। जो सबसे पहला हमने पढ़ा बाय हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेशन होता है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस कैसे करता है। जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस अपना कौन सा पार्ट है बच्चों, ग्लोमेरुलस का, जहाँ से फिल्टर हो रहा है। ठीक है, जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस ऑपरेट थ्रू अ मल्टी हार्मोनल सिस्टम कॉल्ड रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये बहुत सारे हार्मोन मिलके काम कर रहे हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। व्हेन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो वॉल्यूम एंड प्रेशर डिक्रीज, जैसे ही ग्लोमेरुलस का ब्लड फ्लो जो होता है वो या वॉल्यूम डिक्रीज होता है, JGA रिलीज रेनिन। ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो जैसे ही कम होता है तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो रेनिन का सिक्रीशन करती हैं। ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन इन द ब्लड, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है बहुत पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है एंड इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। अगेन समझाती हूँ बच्चों, जैसे ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम होती है तो उस जगह की जो सेल्स होती हैं, ग्लोमेरुलस की जो सेल हैं वो क्या करती हैं, रेनिन का सिक्रीशन, रेनिन भी एक तरह का हार्मोन है, रेनिन का सिक्रीशन करती है। ये रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करता है। जैसे ही वो सेकंड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर कॉन्स्ट्रक्शन बढ़ने के कारण मैंने क्या बताया, फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाती है। पावरफुल वैसोकॉन्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर, जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ा तो मेंटेन द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। एंजियोटेंसिन सेकंड आल्सो एक्टिवेट, पहला कंडीशन तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट को बढ़ाना है। दूसरा का काम बताया मैंने कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके वर्क करता है टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। दो काम ध्यान रखना बच्चों, पहला तो फिल्ट्रेट फॉर्म करने में हेल्प करना, सेकंड क्या काम होता है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देता है जहाँ से एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है। और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एल्डोस्टेरोन जब सिक्रेट कर देता है, और एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है, जितने भी बचे हुए सोडियम आयंस एंड वाटर होता है जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है उसका डिस्टल वाले पार्ट से रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देना। ठीक है, तो इस तरीके से बाय जस्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक तरह से किडनी को, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, जैसे ही क्या हुआ हमारे, मैंने क्या बोला, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा तो इससे ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और प्रेशर एंड ब्रिंग द GFR बैक टू नॉर्मल, और GFR जो पहले बढ़ गई थी वो दोबारा नॉर्मल हो जाती है। फिर नेक्स्ट आते हैं एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की जो एट्रियल वॉल होती है वो भी कुछ काम करती है, वहाँ पे भी फैक्टर्स होते हैं बच्चों। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो एंड प्रेशर ऑफ द एट्रिया ऑफ द हार्ट कॉज द रिलीज ऑफ एट्रियल न्यूरोयूरेटिक फैक्टर। हार्ट की इस पार्ट से एट्रियो न्यूरोयूरेटिक फैक्टर्स रिलीज होते हैं। ये फैक्टर जो होते हैं ये वैसोडाइलेशन, अभी तक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रही थी बच्चों, अभी ये वैसोडाइलेशन और डिक्रीज द ब्लड प्रेशर की, वो ब्लड के प्रेशर को, मैंने कहा था ना उस समय ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है, अब ये ब्लड के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। दस ANF फंक्शन एंटागोनिस्टिकली टू द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ा था बच्चों रेनिन के कारण, यहाँ ब्लड प्रेशर अगेन कम हो जाता है। ठीक है, तो उसका जस्ट अपोजिट वर्क करता है कौन सा, एट्रियल न्यूट्रीयूरेटिक फैक्टर। क्लियर, जिससे इनहिबिशन द रिलीज ऑफ रेनिन, जिससे रेनिन का जो रिलीज होना कम हो जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया रेगुलेशन ऑफ किडनी। किडनी का रेगुलेशन हम कैसे कर रहे हैं। फिर आता है मिस्चुरेशन। क्या होता है, सिंपल टर्म में बच्चों मैं बोलूँगी, यूरिन डिस्चार्ज करना इज द एक्ट ऑफ वॉइडिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर से यूरिन को डिस्चार्ज करना। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय द स्टिमुलेशन कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि यहाँ जो मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं यूरिनरी ब्लेडर में, स्मूथ मसल्स वॉलेंट्री होती हैं। ये क्या कर रही हैं, वहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन रिलैक्सेशन का काम करती हैं। तो कॉन्स्ट्रक्शन वहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लेडर वॉल में, एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटन मसल्स ऑफ द स्फिंक्टर अराउंड द ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर इनटू द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन डिस्चार्ज हो जाता है।
अब यूरिन के बारे में बताती हूँ बच्चों की यूरिन क्या होता है और उसमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट अबाउट 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। एक दिन में 1 to 1.5 लीटर यूरिन का डिस्चार्ज होता है। ये यूरिन हैज अ स्ट्रॉ येलो कलर एंड इज स्लाइटली एसिडिक होता है स्लाइटली विद द करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर। इट कंटेन यूरिया, क्रिएटिनिन, वेरी लिटिल ऑफ अमोनिया एंड यूरिक एसिड। बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉ येलो कलर, pH 6 होती है। इसमें क्या क्या बताया इसने? यूरिया, क्रिएटिनिन और बहुत कम क्वांटिटी में अमोनिया एंड यूरिक एसिड होते हैं। अबाउट 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड इन अ डे बाय नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन। अब आते हैं बच्चों थोड़ा सा जो चीज़ ये बता रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोसूरिया एंड कीटोन बॉडी, कीटोयूरिया आर फाउंड इन यूरिन ऑफ पेशेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। डायबिटिक मेलाइटिस एक तरह की डिजीज होती है जिसके अंदर उनके या तो ग्लूकोज होता है या कीटोन बॉडीज होती है यूरिन जिसको वो डिस्चार्ज कर रहे हैं बाहर। फिर आते हैं एसेसरी ऑर्गन ऑफ एसेसरी ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। एक तो कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया, उसके अलावा हमारी बॉडी के जितने भी अनवांटेड मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए और कौन कौन से होते हैं? मिनरल्स हो गए, गैसेज हो गई। पहला लंग्स होता है, लंग्स के थ्रू हम क्या बाहर निकाल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ डे। लीवर हो गया, लीवर सीक्रेट बाइल कंटेनिंग बिलरूबिन एंड बिलवर्डिन। लीवर के पास क्या है? दो पिगमेंट्स होते हैं, बिलरूबिन और बिलवर्डिन। कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेशन, स्टीरॉयड हार्मोन्स, ड्रग्स, सर्टेन विटामिन्स। लीवर इन सबको सिक्रीट करता है, ठीक है। ऑल दीज एंटर द एलिमेंट्री कैनाल, ये सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करते हैं एंड पास आउट अलॉन्ग विद द फीकल मैटर। और जो हमारा सॉलिड डिस्चार्ज होता है उसके थ्रू ये बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों स्किन की बात करें बच्चों, तो स्किन में दो तरह की ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो होती है हमें पता है स्वेट सिक्रीट करती है। इसमें होता क्या है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। स्वेट इज एन एक्वस एंड वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। यानी आप देख लो सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, यूरिया और लैक्टिक एसिड इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। अपार्ट फ्रॉम एलिमिनेशन दीज वेस्ट इट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी बाय इट्स इवोपरेशन। जैसे ही इवोपरेशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है। सीबेसियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं बच्चों। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है कईयों की कम होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बट सीबेसियस ग्लैंड सब में होती है। दे एलिमिनेट स्टीरॉइड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। जो निकल रहा है वो क्या है? ऑयल है, तो उसमें सीबम यानी वैक्स का मतलब समझ में आ रहा है कि वैक्स उससे निकल रहा है बाहर। सीबम फॉर्म ऑफ वैक्सी और ऑयली कवरिंग ऑन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द स्किन, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने क्या पढ़े? एक्सक्रीटरी ऑर्गन और एक्सक्रीशन के बारे में। अब इनके थोड़े से डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। ऑफ द यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं बच्चों। हमें पढ़ने थे द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू किडनी आर। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? मेनली यूरेमिया, रीनल कैल्कुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सबसे पहले आते हैं यूरेमिया। ये यूरेमिया जो होती है ये इसकी डेंजरस कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है कि इसका जो किडनी होती है वो वर्क करना बंद कर देती है और वेस्ट मटेरियल को वो बाहर बॉडी से नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। तो वो कंडीशन जो होती है वो क्या कहला रही है? यूरेमिया कहलाती है। ऐसे ही रीनल कैल्कुलाई जो होता है, रीनल कैल्कुलाई में बच्चों क्या होता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं वाला पार्ट होता है या ग्लोमेरुलस या फिर मैं बमन कैप्सूल, कोई भी नेफ्रॉन का पार्ट जिसके अंदर सॉल्ट्स जो होते हैं धीरे धीरे जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको एक तरह से किडनी स्टोन भी इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस जगह पे वो पार्ट्स के जमने के कारण पेन होता है बच्चों। तो इसका एक यही बोलते हैं कि एक्सेस वाटर पियो। जब हम कम वाटर पी रहे हैं तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये धीरे धीरे कहाँ होते हैं? रीनल ट्यूब्यूल्स में जमना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस कंडीशन इज नॉन एज रीनल कैल्कुलाई। ऐसे ही ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस भी यही। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस का मतलब ग्लोमेरुलस जो होता है वर्क उसमें इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। किसी भी रीजन से स्वेलिंग आने से वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में फिल्टर कर रहा है और फिल्टर करने के बाद बाकी ट्यूब्यूल्स भी अपना वर्क थोड़ा कम कर पाती हैं, जिससे यूरिन के थ्रू काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो और काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट तो जा रहे हैं, उसके साथ काफ़ी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स भी बाहर निकलते चले जाते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नाम दिया जाता है, ठीक है। तो किडनी फेलियर वाली एक कंडीशन जो मैं आपको बोल रही हूँ, उस कंडीशन में बच्चों क्या होता है? पेशेंट्स का हीमोडायलिसिस किया जाता है, ठीक है। डायलिसिस पे उसको रखा जाता है। उनका क्या काम है? मेनली किडनी का काम होता था हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, पर वो किसी भी डिजीज के कारण जब नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाता है तो उस कंडीशन में एक अपरेटस होता है, जिस अपरेटस के थ्रू क्या किया जाता है? डायलिसिस यानी नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो उस कंडीशन में एक डायलिसिस यूनिट जो होती है पेशेंट्स के
रिस्ट से जॉइन की जाती है, पहले हार्ट के पास से जॉइन करते हैं, फिर धीरे धीरे रिस्ट तक जॉइन की जाती है। उसमें क्या होता है, एक तरफ से आर्टरी से ब्लड जो होता है उस पूरे अपरेटस में जाता है और वेन्स के थ्रू वापस वो अंदर आ जाता है। तो जब वो बाहर निकल रहा है तो वो जो ट्यूब होती है एक चैम्बर में रन करती है, तो उस चैम्बर में ऑलरेडी हमारे प्लाज्मा में जितना भी फ्लूइड होता है का जो कंटेंट है वो सारा तो होता है, बस केवल और केवल उस फ्लूइड में क्या नहीं होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि एक यूनिट है, एक चैम्बर है जिसमें ऐसे ट्यूब्यूल्स हैं, उन ट्यूब्यूल्स के बाहर की तरफ लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारा प्लाज्मा का कंटेंट तो है बट नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो जब ये ब्लड उस ब्लड वेसल्स में या उस ट्यूब्स में रन करता है तो जितने नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उसमें वो सारे के सारे उस चैम्बर में चले जाते हैं और वापस जो नाइट्रोजनस वेस्ट से क्लीन हुआ ब्लड होता है वो बॉडी में वापस चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी बच्चों की एंटीकोगुलेंट हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही बॉडी से बाहर ब्लड आएगा वो कोगुलेट हो जाता है, उसकी क्लॉटिंग हो जाती है। उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें उसे एंटीकोगुलेंट वहाँ पे ऐड करना होता है, फिर वो रन कराते हैं और दोबारा उस एंटीकोगुलेंट को वापस बाहर निकाल के देन फिर उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज हीमोडायलिसिस। Hemodialysis is a process of removal of nitrogenous waste from the blood of a यूरेमिया डिजीज। मैंने बोला था यूरिन वो वेस्ट मटेरियल को बाहर नहीं निकाल पाती है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड ऑफ करेक्टिंग यूरिनरी फेलियर इन विच अ फंक्शनिंग किडनी फ्रॉम अ सुटेबल डोनर इज ट्रांसप्लांट। जब तक हम क्या कर रहे हैं उसको सुटेबल डोनर नहीं दे पा रहे हैं। हीमोडायलिसिस ब्लड फ्रॉम द आर्टरी ऑफ द यूरेमिया पेशेंट इज टेकन कूल्ड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हमने क्या करा, ब्लड लिया आर्टरी से, ठीक है, उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कूल किया एंड मिक्सड विद एन एंटीकोगुलेंट बोला मैंने, दैट इज हिपेरिन। इसको इसने क्या नाम दिया, हिपेरिन। इट इज पुट इनटू द सिलिकॉन ट्यूब, मैंने कहा था उन ट्यूब्स में डाल रहे हैं, दैट इज सिलिकॉन ट्यूब्स ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी वेयर सिलिकॉन इज परमेबल टू माइक्रो मॉलिक्यूल्स बट नॉट टू मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल का मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट वहाँ से निकल जाते हैं, लाइक प्लाज्मा प्रोटीन। आउटसाइड द सिलिकॉन ट्यूब इज अ डायलास्टिक fluid which has the same composition as the plasma except the nitrogenous molecule like urea, uric acid and creatinine। ठीक है, क्लियर हो गया। Hence the nitrogenous molecule from within the cellophane tube flow into the dialysing fluid। क्योंकि बाहर वाला जो डायलाइसिंग फ्लूइड जिस चैम्बर में वो है वो ट्यूब्स रन कर रही हैं, उसके अंदर डायलिसिस ट्यूब में बाकी सारा कंपोनेंट तो प्लाज्मा की तरह होता है, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट किस में चले जाते हैं, उस डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं। ठीक है, द ब्लड कमिंग आउट ऑफ द आर्टिफिशियल किडनी वहाँ से बाहर निकलता है, इज वार्म्ड अगेन, उसको गर्म किया जाता है टू बॉडी टेम्परेचर, मिक्सड विद द एंटी हिपेरिन, दोबारा एंटी हिपेरिन उसमें मिक्स किया जाता है एंड रिस्टोर्ड टू अ वेन ऑफ द पेशेंट, और वेन के थ्रू पेशेंट में अगेन डाल दिया जाता है। दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज हीमोडायलिसिस। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया है।